दोस्तों नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा। हर बार की तरह फिर से कुछ ऐसे मुद्दे लाए हैं जिसके बारे में हमको लगता है कि आज हमारी लाइफ में इंपैक्ट नहीं तो हमें इसके बारे में सोचने या समझने की कोई जरूरत नहीं है। आज हमारी फैमिली चल रही, हमारी रोजी रोटी चल रही, हमारा घर चल रहा है, हमारी फैमिली सेफ है, इसलिए हमें दूसरे के बारे में, हमें देश के बारे में कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। दोस्तों विश्वास मानिए, जब आप इन चीजों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, तो आप खुद डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि इन चीजों के बारे में आपको सोचने समझने की जरूरत है या नहीं है। दोस्तों जहां पे आज आधे से ज्यादा हिंदुस्तान भीख मांगने की कगार पर, सारी इंडस्ट्रीज कंप्लीट, जितने प्रोडक्शन यूनिट्स थे सब कुछ बंद होने की कगार पर सरकार के पास ना कोई विजन है ना प्लानिंग है। चंदे और डोनेशन के नाम पर हमारा देश चल रहा है। आप और इस बात की सच्चाई से सब, हर आदमी, हर इंसान सहमत जो भी हमारे देश का नागरिक है। झंडा उठाने से ऊपर अगर आप चीजों को विजुअलाइज करना चाहें तो आपके सामने सारी चीजें साक्ष्य के तौर पर खुद प्रदर्शित हैं, खुद सामने साक्ष्य, आपको साक्ष्य देने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपके सामने है। फिर भी आप क्वेश्चन ये सवाल नहीं करते हैं। आप केवल एक नाम के पीछे पूरे एक सुनती है, या केवल वो हमसे ये कहेगा कि आप लोगों की हेल्प करते रहिए, आज इसको ये दान दीजिए, इसमें डोनेट कर दीजिए, या यही एज ए प्रधान सेवक हम उनसे केवल इतनी ही आशा रख सकते हैं। दोस्तों ये तो केवल एक सेगमेंट है, केवल एक चीज की मैं बात करता हूं। आज मिडिल क्लास की तो ये हालत है, मैं बता सकता हूं। अच्छे अच्छे सैलरीड बंदे जिनके पास हैवी कमिटमेंट्स हैं, उनकी क्या हालत है इसके बारे में आपको अंदाजा नहीं है, क्या हालत होने वाली है। या मैं बात कर रहा हूं कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान भीख मांगने की कगार पे, जिसकी सच्चाई भी आप अगर विजुअलाइज करना चाहेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे। जरा आप पूछ करके देखिए किसी के दर्द से, किसी इंसान, किसी मिडिल क्लास फैमिली से पूछ करके, ना तो वो रोड पे आ सकता है, ना तो कोई डाउनग्रेड काम कर सकता है। जब आप उससे पूछेंगे तो वो आपको सारी सच्चाई बयां करके दिखा देगा। आज हमारे बहुत सारे लेबर्स, जो हमारे माइग्रेंट लेबर्स है, चाहे वेस्ट बंगाल के ले लो, चाहे यूपी के ले लो, चाहे एमपी के ले लो, जहां से भी हमारे बहुत सारे कामकाज की तलाश में, अपने रोजी रोटी के जुगाड़ में एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, बट कोरोना के चलते वो अपने होम टाउन में आ गए। आज उन लोगों की हालत क्या क्या, उनको दो वक्त की रोटी मिल रही है कि नहीं। हाँ, दावे बहुत किए जाते हैं, इसकी बात में इसका खंडन नहीं करता हूं कि दावे बहुत किए जाते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों तक पहुंचा दिया, 90 करोड़ लोगों तक, बट ग्राउंड में क्या रियलिटी है शायद ये बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी से गुजरात, थोड़ा लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करिए, आपको रियलिटी पता चल जाएगी कि हम किस डायरेक्शन, देश बहुत गंदी दिशा में जा रहा है। आपको अंदाजा नहीं है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस देश को बर्बाद होने से बचा लीजिए। अगर मैं केवल छोटे छोटे मुद्दों की बात करूं तो सरकार का उन चीजों को लेकर के आज मैं कुछ ऐसे मुद्दे लाया हूं। मुद्दे हजारों हैं और मैं पूरे दावे के साथ, पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, किसी भी राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो भी पूरी ओनर्स, जिसको लगता है कि सरकार ने देश के हित में कुछ भी काम किया तो आकर के मुझसे बहस कर ले, मुझसे बता दे कि सरकार ने देश के हित में एक भी काम किया है। मैं पूरी गारंटी और पूरे सच के तौर पर बोलता हूं। मेरे से आकर के आप बहस करने के लिए अगर तैयार है तो आइए, मैं आपको एक एक प्रूफ दूंगा कि सरकार ने इस देश के हित के लिए क्या किया है। सबसे पहला मुद्दा, अगर मैं छोटी मैं सारे मुद्दे तो नहीं काउंट कर सकता क्योंकि इसके लिए सुबह शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, घंटों, बट वो मुद्दे खत्म नहीं होंगे। बट मैं आज कुछ ऐसे मेन स्ट्रीम इश्यूज है, कुछ 5-6 ऐसे मुद्दे हैं जिनको लाकर के मैं आप लोगों से आज डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के डीएसपी थे देवेंद्र सिंह, उनको जमानत कैसे मिल गई। जो आदमी टेररिस्टिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था उसको जमानत कैसे मिल जाती है, क्या उसको किस तरीके से इंटरोगेट किया गया, उसके लिए क्या एक्शन लिया गया, क्या इन सारी चीजों को, आप दूसरे जो भी एक्टिविटीज होती है वो सारी चीजें तो पब्लिक मीडिया हाउसेस में सामने आ जाती हैं। देवेंद्र सिंह को लेकर के क्या कोई भी न्यूज चली, कोई भी खबर चली कि उसको किस तरीके से जमानत मिल गई। जो आदमी टेररिस्टिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, अगर वो इन्वॉल्व था तो वो आगे भी वही करेगा। पैसे के लालच में ये पैसे के लोभी अधिकारी, ये पैसे के लोभ में पूरे लिपटे हुए जो करप्शन के भूखे हैं, पैसे के भूखे आदमी, इनको इतना नहीं पता कि आज हम बड़ी आस से ये जो बॉर्डर पे हमारे फोर्सेस रिक्रूट रहते हैं, जो फोर्सेस वहां पे तैनात रहती हैं, हम बड़े विश्वास से और वहां बड़ी आस से उनकी तरफ देखते हैं। अगर उन्हीं में से कोई अधिकारी, हमारे ये पुलिस अधिकारी डीएसपी साहब देवेंद्र सिंह जी टेररिस्टिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे तो इसके लेकर सरकार के क्या उनको इंटरोगेट किया गया, उनको जमानत कैसे मिल गई। और अगर इंटरोगेट किया गया तो ये सारी मीडिया हाउसेस में ये न्यूज क्यों नहीं चली, उनको जमानत कैसे, कितना बड़ा ये बहुत जाती है। जो आदमी टेररिस्टिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा वो देश के लिए खतरा है, वो तो पूरे तौर से देश के लिए 135 करोड़ लोगों के लिए खतरा है। तो उसके लिए, देश के लिए ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ ब्लास्ट होते रहते हैं। इन सारी चीजों को लेकर के ये आप ऐसे लोगों को फ्री छोड़ोगे तो फिर से दूसरा कुछ ना कुछ नया प्लॉट करने लगेंगे। तो ये क्या उनको जमानत देना सही था? सबसे पहला क्वेश्चन कि आपने देवेंद्र सिंह को जमानत कैसे दे दी। दूसरा मैं बात करता हूं हमारे डीजल या पेट्रोल के प्राइसेस। जब हमारे पास आज इस समय कोरोना क्राइसिस में, जहां लोगों के पास में पैसा नहीं है, जहां हर जो अपर मिडिल क्लास था, जो रिच क्लास था, दे टर्न टू पुअर, दे डोंट हैव मनी इवन फॉर देयर सर्वाइवल इवन। तो आज उनकी हालत क्या है? आप डीजल पेट्रोल के प्राइस ऐसे लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। आज क्या आज से 50, 60, 70 साल में कभी भी डीजल प्राइसेस, मेरे को याद है आज से 15-16 साल पहले पेट्रोल प्राइसेस जो रहते थे वो शायद 3 times मोर देन डीजल प्राइसेस, वो 3 गुना 4 गुना कुछ रहते थे, अगर मैं गलत नहीं हूं।
तो आज आज ऐसे हालात आ गए कि डीजल प्राइसेस ने पेट्रोल प्राइसेस को बीट कर दिया, बट हम केवल एक नाम के पीछे जयकारा लगाने में, झंडा उठाने में मशगूल हैं। क्या हम उनसे सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया जब पर बैरल कॉस्ट भी हमारे कम है, इतने सारे टैक्सेस हैं आपके किसान को लेकर के, स्वच्छता अभियान को लेकर के, सारे तो टैक्सेस आपने उसमें लगा रखे हैं, फिर भी ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि आपने डीजल पेट्रोल प्राइसेस को इतना डेली बढ़ाते जा रहे हैं? आप लगातार 14-15 दिन से आपकी यही काम है। क्या आपने सरकार ने क्या इन चीजों की रीजनिंग देने की कोशिश की कि वो लगातार पैसे क्यों बढ़ाते जा रहे हैं? बट हम केवल झंडा उठाएंगे, हम सवाल नहीं पूछेंगे। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अगर गलत बोलता तो आप बताइए कि अगर लगातार पैसे बढ़ते जा रहे हैं, सरकार आपको ना मिडिल क्लास का ख्याल है, ना किसी भी आप किसी के नहीं है, ना किसी, आप ना तो हिंदू के हैं, ना मुस्लिम के, ना किसी क्लास के, ना मिडिल क्लास के, ना अपर क्लास के, ना पुअर क्लास के लिए। आपको केवल अपनी जेब भरनी है। ये क्या आप इसकी रीजनिंग दे सकते हैं कि आप केवल पेट्रोल प्राइसेस या डीजल प्राइसेस आप बढ़ाते जा रहे हैं? अगर आप पेट्रोल या डीजल प्राइसेस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इसका डायरेक्ट इंपैक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो डायरेक्टली ये किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में ऐड होगी, राइट? तो आप किस तरीके से आप महंगाई लगातार बढ़ाते जा रहे हैं? इसके लिए आपका दूसरा क्वेश्चन था कि आप पेट्रोल या डीजल प्राइसेस लगाते, जब पर बैरल कॉस्ट हमारी कम है, तो आप लगातार पैसे क्यों बढ़ाते जाए? डीजल प्राइसेस, आप ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी थी कि आपने डीजल प्राइसेस को भी पेट्रोल से ज्यादा बढ़ा दिया? तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन मैं बात करता हूं हमारी फॉरेन पॉलिसीज की। और फॉरेन पॉलिसीज की तो अभी मैं फॉरेन पॉलिसीज के नाम पर नेपाल जैसी कंट्री, नेपाल जैसा देश हमको लाल आंखें दिखाता है। क्या आज से पिछले 40-50 सालों में क्या नेपाल की हिम्मत है कि वो हमारे भारत जैसे 135 करोड़ इतने शक्तिशाली देश को आंखें दिखा सके? वो आज हमको रोकता है, हमारे कामों में अड़ंगा डालता है। फॉरेन पॉलिसीज के नाम पर क्या पाकिस्तान है, क्या चाइना है, क्या नेपाल है? हमारी बॉर्डर पे क्या कंडीशन है? आपके जितने भी टॉप टू बॉटम जितने भी नेता रहते हैं, लीडर रहते हैं, वो स्टेटमेंट देते समय सबके एक लाइन से सबके स्टेटमेंट में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। आप कुछ और देते हैं, गृह मंत्री जी कुछ और देते हैं, पार्टी के दूसरे लीडर्स कुछ और देते हैं। आपके स्टेटमेंट भी समान, आप कहते हैं कुछ नहीं हुआ, दूसरा कहता है क्यों रहता है स्टेटमेंट में? इसकी ओनरशिप कौन लेगा कि हमारे जो जवान भाई हमारे जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, आज उन लोगों के दिल से पूछिए कि आप लोग उनके साथ में क्या कर रहे हैं? क्या आप बोल दो कि बॉर्डर पे कुछ नहीं हुआ तो वो लोग ऐसे ही मतलब उन लोगों ने ऐसे ही जान गंवा दी? हमारे 15-20 जवान जिन्होंने अपनी शहादत दी, उन शहादत के लिए आप बोलते कि नहीं बॉर्डर पे कुछ नहीं हुआ। अगर बॉर्डर पे कुछ नहीं हुआ तो 15-20 लोगों ने कैसे जान गंवा? आपका जो सैटेलाइट सिस्टम है, आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आपने सीधे आर्मी का अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो वो सरकार की कामयाबी बन जाती है। और अगर बॉर्डर पे कुछ होता है या कुछ इस टाइप की एक्टिविटी होती है जो अभी चाइना के साथ में हुआ, तो आप बोलते हो आपने हमारी आर्मी को, हमारे देश की आर्मी के ऊपर भी सवाल उठा दिया। कितना शर्मनाक है। आज उन लोगों से जाकर के क्या किसी ने पूछा कि आज जो भी वहां पे एक्टिविटीज हुई क्या अचानक से तो नहीं हुई होंगी, उसके ना कुछ ना कुछ प्लॉट हो रहा होगा? तो उन सारी चीजों के लेकर के आपने कुछ स्टेटमेंट दिया। आप एक स्टेटमेंट नहीं, आपकी सरकार के इतने सारे मंत्रियों का सबका अलग अलग स्टेटमेंट रहता है। आप देश को कब तक बेवकूफ बनाओगे? ये केवल मैं इसकी बात कर रहा हूं, केवल हमारी फॉरेन पॉलिसीज की बात कर रहा हूं, केवल जो चाइना पे अभी हुआ उसकी बात कर रहा हूं। आज नेपाल जैसा, ये बहुत ही डूब मरने वाली बात है हमारे लिए कि नेपाल जैसा देश हमको आंखें दिखा रहा है। हम 135 करोड़ इतने शक्तिशाली, हमारी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, हमारी 3rd लार्जेस्ट पेडेस्ट्रियल आर्मी, हमारी डिफेंस यूनिट, इतनी स्ट्रांग डिफेंस यूनिट हमारे पास, सब कुछ होते हुए भी आज नेपाल जैसे देश की हिम्मत है कि वो हमको आंख दिखा पाए। हम कौन से एरा में जी रहे हैं? हमको क्या विजन दे रहे हैं देश को? आप कब तक देश को बेवकूफ बनाओगे? मेरा सिंपल सा है, हम एक सम्मान की, हम अपने नेताओं से, हम अपनी सीनियर अथॉरिटीज से केवल इतना क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आप देश को क्या विजन दे रहे हैं? सब कुछ, सारे सोर्सेज आपको सब कुछ बना बनाया मिला है, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। आपको 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी मिली थी, जीडीपी ग्रोथ मिला हुआ था, आज हमारी 3रे नंबर की सबसे बड़ी आर्मी थी। आज हमारे देश के हालात क्या हैं? अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है तो आप उसको लीगली प्लॉट कर देते हो, इधर उधर फ्रेम कर देते हो। कैसे, किस तरीके से देश चलेगा? इस तरीके से देश चलेगा क्या? हम अगर अपनी बात इस डेमोक्रेटिक कंट्री में अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं और आप उन बातों पर अमल नहीं करते हैं, तो किस तरीके का राजा और किस तरीके की प्रजा, हम आपसे क्या आस करें? बड़े एक बहुत हैवी मैंडेट के साथ में, बड़े विश्वास के साथ में लोगों ने आपको वहां पे भेजा है। आप उस विश्वास को कायम रखने की थोड़ी तो कोशिश करें। आपने 6 साल बर्बाद कर दिए। कब तक आप नेहरू जी के नाम पर या दूसरे नेताओं के नाम पर केवल बिल फाड़ते रहेंगे? अरे अब आपकी सरकार को 6 साल हो गए, कुछ तो करिए देश के लिए, या केवल बिल फाड़ते हैं? डिमोनेटाइजेशन का कोई विजन नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, जीएसटी कोई विजन नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, बस करना है कर दो। अब आप
वाराणसी, मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, मैं गया था वाराणसी काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। मैंने देखा कि वाराणसी में क्या हालात है, क्या क्या उनके, आप प्लूटो बना देते, आप स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, वहां पे क्या हालात है। नेक्स्ट बीएचयू के बगल में वहां पे क्या हालात है, अभी बरसात में देख लीजिए पानी भरा पड़ा है लगातार। वहां पे आप बनारस के क्या हालात है आपको नहीं पता है, यूपी में क्या हालात है। मंदिर मस्जिद जरूरी है, श्रद्धा का विषय बहुत जरूरी है, पर उसको विकास से मत जोड़िए, वो हमारी श्रद्धा का विषय है। मैं भी पूरी कलावा बांधता हूं तो इसकी, ये जो मैं बांधता हूं ये हमारी श्रद्धा का विषय है, इसकी फोटो खिंचाने की जरूरत नहीं है। ये मेरा धार्मिक विषय है, इसको मैं डेवलपमेंट से रिलेट नहीं करूंगा, ना तो मैं इसकी मीडिया में फोटो खिंचाऊंगा कि मैं ये करता हूं। मेरे को ये दिखाने की जरूरत नहीं है। जो विकास के मुद्दे केवल सेंट्रिक रखिए, विकास के मुद्दों को केवल विकास से जोड़िए, धार्मिक मुद्दों को विकास से जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपने धार्मिक मुद्दों को विकास से जोड़ करके देश का बंटाधार कर दिया है, कोई विजन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है आपकी। धार्मिक मुद्दों से हर हमारे यहाँ तो, मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, मैं जानता हूं वहां पर जब एक पीएन की नौकरी निकलती है तो उस पर डबल पीएचडी होल्डर उसकी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं वहां पे।